Hi, this is your host Eva and you are listening to मिले एपिसोड 33। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। क्या इनकी कहानी अधूरी रह गई या पूरी हो गई। 6 साल बाद 6 साल हो चुके थे आरव को इंदौर से गए। इन बीते 6 सालों में आरव ने कभी आन्या को कांटेक्ट नहीं किया और आन्या भी अब हार मान चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आरव को अचानक क्या हुआ जो वो सब कुछ छोड़कर ऐसे गायब हो गया जैसे उसकी लाइफ में कभी था ही नहीं। अब आन्या एक फेमस राइटर बन चुकी थी और साथ ही साथ वो एक प्रोफेसर भी थी। तो वहीं दूसरी ओर आरव, वो भी अब काफ़ी फेमस हो चुका था। उसकी सिंगर बनने का सपना जो पूरा हो गया था और इसी वजह से लड़कियां तो उस पर कायल थी, मगर उसका ध्यान तो सिर्फ अपने म्यूज़िक पर था। दोनों ही अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी फैमिलीज सेटिस्फाई नहीं थी। कुछ अधूरा सा था। अब आप सोचोगी कि इतना कुछ था तो क्या अधूरा था। सो टिपिकल इंडियन फैमिलीज की तरह इन दोनों के पेरेंट्स भी चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए, मगर ये शादी नहीं करना चाहते थे। इतने सालों में भी आन्या आरव को भुला नहीं पाई थी और उसे अफसोस था कि वक्त रहते उसने अपने दिल की बात आरव से क्यों नहीं कही। शायद अगर वो उसे बता देती तो शायद आरव उसकी लाइफ में होता। वो इस बारे में अक्सर सोचा करती थी और जब भी इसके पेरेंट्स शादी के बारे में उससे बात करते तो वो कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर देती। बेटा आन्या, तुमने क्या सोचा है? आन्या के पापा ने आन्या से पूछा। तो आन्या कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखते हुए पूछती है, किस बारे में पापा? यही शादी के बारे में। और इतना सुनते ही उसका हाथ जो कि स्पून पर था, जिससे खाना लेकर वो अपने मुंह में रखने ही वाली थी, वो रुक जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। नॉट अगेन। फिर वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी मैच्योर इनफ हूँ कि शादी कर लूँ। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी नित्या जी उसे टोकते हुए कहती है, बेटा अभी नहीं तो कब? आज नहीं तो कल तो तुम्हारी शादी होनी ही है, तो अभी क्यों नहीं? और वैसे भी अब तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। पहले कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उन्हें इनकार कर दिया। ओफो मम्मी, अब आप फिर से शुरू हो गए। मेरा हो गया, आई एम डन। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है और उसके जाते ही नित्या जी एक गहरी सांस लेकर, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। जिस तरह आन्या के घर वाले उसके लिए परेशान थे, वैसे ही आरव के परिवार वाले भी उसके रिश्ते को लेकर परेशान थे। तभी एक दिन एक इवेंट के दौरान आरव की नज़र आन्या पर पड़ती है और उसे यहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी उसे आन्या को इस तरह घूरते देखकर उसका मैनेजर उससे कहता है, मानना पड़ेगा कि खूबसूरत तो बहुत है, वरना आरव, जिसने इन 6 सालों में आज तक एक भी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, वो इसे देख रहा है। और अपने मैनेजर की बात सुनकर आरव हड़बड़ाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, ये कहकर वो अपनी नज़रें फेर लेता है। अच्छा जी,
वैसे तुम्हें पता है कि वो कौन है? डोंट टेल मी कि तुम उसे नहीं जानते हो। क्या मतलब? वो इतनी फेमस है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। ये एक बहुत फेमस राइटर है, आन्या सक्सेना। तुमने इनकी बुक नहीं पढ़ी क्या? वैसे तो इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, बट इनकी एक नॉवल है जिसकी अब मूवी बनने वाली है। नॉवल? कौन सी नॉवल? तुम मिले पर देर से। एंड बाय गॉड, कसम से क्या स्टोरी लिखी यार इन्होंने। उस बुक को पढ़कर तो जैसे मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई थी। और अपने मैनेजर से आन्या के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर और अपने मैनेजर से आन्या की इतनी तारीफ सुनकर वो मन ही मन खुश होता है। इतने सालों से वो आन्या को फॉलो कर रहा था, उसकी हर किताब पढ़ता था, लेकिन दुनिया के सामने ऐसे जताता था जैसे वो उसे जानता ही नहीं। और आज इतने सालों बाद आन्या उसके सामने खड़ी थी। बस कुछ मीलों का फासला था। वो उससे मिलना तो चाहता था, लेकिन हर बार वो खुद को रोक देता। वो जिस तरह से उसकी ज़िंदगी से गया था, उसे लगता था कि शायद आन्या उससे नफरत करती होगी। अभी वो आन्या को देख ही रहा था कि तभी आन्या की नज़र भी आरव पर पड़ती है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है। और उसे इस तरह देखकर उसके साथ में खड़ी लड़की उससे पूछती है, क्या हुआ यार, तू अचानक से इतनी उदास सी क्यों लग रही है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं वॉशरूम से आती हूँ। और इतना कहकर आन्या वहाँ से चले जाती है। अभी वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ती ही है कि तभी आरव उसके सामने आ जाता है। वो आन्या को वहाँ से जाता देखकर खुद को रोक नहीं पाता और आखिरकार वो उसके सामने आ जाता है। वो आन्या के सामने आ तो गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए आरव उससे पूछता है, हाय हाय, वो तुम यहाँ क्यों? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वो मैं तो बस क्या? आरव को अपने सामने देखकर आन्या से रहा नहीं जाता और वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल देती है। बोलो ना, मैं तो बस क्या? तुम मुझे अपना दोस्त मानते भी थे, जो तुमने जाने से पहले मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और तो और बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, उल्टा मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और इतना कहकर वो रोने लगती है और आन्या को इस तरह रोते देखकर आरव हड़बड़ा जाता है। लिसन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हर्ट नहीं करना चाहते थे बोलकर इतना हर्ट कर दिया। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतनी अपसेट होगी। मुझे लगा तुम मुझे भूलकर अपनी लाइफ में सेट होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा और तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? आन्या के इस सवाल से आरव एक गहरी सांस लेता है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो उसके बारे में क्या फील करता था। और मैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी आन्या उसे टोकते हुए कहती है, एक बार बस एक बार तुम मुझसे बात करके तो देखते। और उसके इस सवाल पर आरव कंफ्यूज हो जाता है। क्या मतलब? वो आन्या से पूछता है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? फॉरगेट इट, वैसे भी अब देर हो चुकी है। और इतना कहकर आन्या वहाँ से चले जाती है। आन्या लिसन, वो उसे रोकता रह जाता है, मगर आन्या वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चले जाती है। वही दूर खड़ा आरव का मैनेजर ये सब कुछ देख लेता है और वो आरव के पास आकर, क्या हुआ आरव, तुम काफ़ी अपसेट लग रहे हो। तुम उस लड़की को जानते हो क्या? हाँ, जानता हूँ। और ये कहकर आरव अपने मैनेजर को सारी बात बता देता है। और आरव की कहानी सुनकर, वेट, ये कहानी काफ़ी सुनी सुनी लग रही है। क्या कह रहे हो यार तुम? कहाँ सुनी है?
हाँ, याद आया। कहाँ? ये तो वो बुक है जिसके ऊपर मूवी बनने वाली है। तुम मिले पर देर से। क्या? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? तुमने वो बुक नहीं पढ़ी क्या? अभी लॉन्च हुई है। आरव ने वो बुक लेके तो रखी थी, बट उसे पढ़ने का उसे टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें पता है, उस बुक की कहानी भी तुम्हारी कहानी से काफ़ी मिलती जुलती है। इसका मतलब आन्या ने उस बुक में हमारी स्टोरी लिखी है। और ये रियलाइज़ होते ही कि आन्या उससे क्या कहना चाह रही थी, वो भागते हुए आन्या का पीछा करता है। पर तब तक आन्या वहाँ से जा चुकी थी। पर वो उसकी होटल का पता करके उस होटल में पहुँच जाता है जहाँ आन्या रुकी थी। अभी आन्या अपने रूम पहुँची ही थी कि तभी डोरबेल बजती है और वो पीप होल से देखे बिना दरवाज़ा खोल देती है तो सामने आरव को खड़ा पाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो आरव, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। देखो तुम, वो ये कहती रह जाती है और आरव उसके रूम के अंदर आ जाता है और गेट को बंद कर देता है। तुम ये क्या कर रहे हो? आरव उसके होठों पर उंगली रखते हुए, बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, जो भी कहना है मैं कहूँगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। पहले मुझे लगा कि टाइम के साथ साथ शायद मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, लेकिन तुमसे दूर होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं ये सब थोड़ी नहीं करता। और अगर तुम नहीं चाहती तो तुम कह सकती हो, मैं चला जाऊँगा और फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये सुनकर आन्या कुछ नहीं कहती और उसकी खामोशी को उसकी इनकार समझ आरव मायूसी से वहाँ जाने के लिए मुड़ता है। और आरव को इस तरह जाते देखकर आन्या के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अभी आरव ने गेट खोला ही था कि तभी आन्या आरव को पीछे से गले लगा लेती है और उसके आंसुओं से आरव की शर्ट भीग जाती है। ये महसूस कर आरव पलट कर देखता है तो आन्या उसे फिर से गले लगाते हुए कहती है, फिर से मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, मगर इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और उसकी ये बात सुन आरव मुस्कुरा देता है। इतनी देर लगा दी मुझे बताने में, अगर पहले ही बता देते तो इतनी देर नहीं होती। तो तुमने भी मुझे कहाँ बताया था? हाँ, तो मैं तो तुम्हें बताने के लिए आने ही वाली थी, मगर मुझे क्या पता था कि तुम सब कुछ छोड़कर मुझे ब्लॉक करके चले जाओगे। तुम्हें पता भी है मैं कितना रोई थी, मगर आज के बाद तुम्हें मैं कभी रोने का मौका नहीं दूंगा। और रही देरी की बात, तो देर से ही सही, मगर हम दोबारा मिले तो। और ये कहकर आरव आन्या को गले लगा लेता है। और कुछ महीनों बाद शादी का फंक्शन था। आन्या दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी और आरव शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों स्टेज पर खड़े थे। तभी त्रिशा वहाँ प्रतीक के साथ आती है। उसके गोद में उसकी 3 साल की बेटी होती है। शादी में स्वाति भी आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो आरव के लिए बहुत खुश थी। आन्या स्वाति को देखकर थैंक यू सो मच, और आन्या को उसे इस तरह थैंक यू कहते देख वो कंफ्यूज हो जाती है और उसे पूछती है, क्या? हाँ, अगर तुम नहीं होती तो मैं आरव से कैसे मिलती? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने ही तो हमें मिलवाया है। मैं कौन होती हूँ किसी को मिलवाने वाली? मैं तो बस एक जरिया थी। फिर वो लोग भी साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। बहुत सारे फ़ोटो सेशन हो जाते हैं और इतने भारी लहंगे में यूँ खड़े होकर मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचाने की वजह से आन्या थक जाती है। अब मुझसे नहीं होगा यार,
ये फ़ोटो खिंचाना भी इतना टायरिंग हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। डोंट वरी, ये लास्ट है। और फिर लास्ट में आरव और आन्या दोनों की फैमिलीज मिलकर साथ में एक फ़ोटो खिंचवाती हैं। तो चलो, आरव और आन्या की कहानी तो यहीं ख़त्म हुई, लेकिन मैं आपसे मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। वैसे तो मैंने इसकी एंडिंग कुछ और सोची थी, लेकिन बाद में इम्प्रोवाइज़ करते करते मैंने एंडिंग ही चेंज कर दिया। वैसे आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज आने वाली है। मैं मिलूँगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।